अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरकोर्टिसोलिज्म की, विच इज़ बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम की। इस वीडियो में बात करूँगा तो कुशिंग सिंड्रोम इट ऑकर्स इट्स अ डिसऑर्डर विच ऑकर्स ड्यू टू एलिवेटेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल। एलिवेटेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में से मेनली जो कॉर्टिसोल है उसके लेवल बढ़ जाते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। इट कुड आइदर बी एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एक्सोजिनस में वही एक्सोजिनस अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं तो उसकी वजह से हाइड्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। एंडोजिनस को हमने फर्दर 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ACTH डिपेंडेंट एंड ACTH इंडिपेंडेंट। उसका यहाँ अच्छा सा टेबल भी दिया हुआ है, मैं उस टेबल से बताऊँगा। अगर तो आप लोगों से ये सारा नहीं याद हुआ तो इस टेबल में से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं टेक्स्ट के थ्रू समझा देता हूँ। डिफरेंस पता होना चाहिए क्वेश्चन डिजीज़ और क्वेश्चन सिंड्रोम का। क्वेश्चन डिजीज़ हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के जब पढ़ रहे थे एडिनोमास, उसमें हमने बात कर ली थी कि जब बेसिकली अगर तो क्या कहते हैं पिट्यूटरी से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा हो ACTH, उसकी वजह से कॉर्टिसोल के लेवल बड़े, सो दैट इज़ कुशिंग डिजीज़। और जब एड्रीनल ग्लैंड के लेवल पे कोई मसला हो तो वहाँ से जब कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़े देन इट इज़ नोन एज कुशिंग सिंड्रोम, जब हाइपर कॉर्टिसोलिज्म हो जाता है। एंड वी नो के कुशिंग डिजीज़ की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। तो जो 60 to 70% केसेस होते हैं एंडोजिनस हाइपर कॉर्टिसोलिज्म के, यस, दैट आर ड्यू टू ACTH secreting pituitary adenomas which is known as Cushing disease। वुमेन को ज़्यादातर अफेक्ट करता है, यंग फीमेल्स को, कि जो ACTH प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमास होते हैं उसमें क्या हुआ होता है, देर समटाइम्स क्या कहते हैं उनकी वजह से वही कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ACTH ज़्यादा बढ़ जाता है और ACTH आगे जाके एड्रीनल ग्लैंड्स पे अफेक्ट करता है अपना। कॉर्टिकोट्रोफ सेल हाइपरप्लेजिया की वजह से भी ये कहते हैं वो ACTH डिपेंडेंट हाइपरकॉर्टिसोलिज्म हो सकता है। एंड ऑल्सो जो कॉर्टिकोट्रोफ सेल हाइपरप्लेजिया दैट माइट बी प्राइमरी और अराइज सेकेंडरीली फ्रॉम एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ACTH रिलीज बाय अ हाइपोथैलेमिक CRH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर के। ये देखा गया कि ज़रूरी नहीं है कि जो कॉर्टिकोट्रोफ सेल हाइपरप्लेजिया है वो या तो प्राइमरीली भी कॉज हो सकता है कि उसके कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे उधर कोई मसला हो गया, या सेकेंडरीली ड्यू टू हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस में कोई CRH यानी जो कॉर्टिकोट्रोफ रिलीजिंग हार्मोन है उसको कोई प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से भी जो कॉर्टिकोट्रोफ सेल हाइपरप्लेजिया वो हो सकता है। एज रिजल्ट ACTH के लेवल बढ़ सकते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं कुशिंग डिजीज़ में, उनमें क्या कहते हैं नोडुलर कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया देखी जाता है, विच इज अगेन कॉज बाय एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ACTH। 60 to 70% causes of endogenous ACTH dependent hypercortisolism were due to ACTH secreting pituitary adenoma। और कौन सी कॉजेज हो सकती हैं, सिक्रीशन ऑफ एक्टोपिक ACTH पर नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग या मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। अभी हमने पीछे पढ़ा कि उसमें भी ACTH के लेवल बड़े हो सकते हैं। या कोई भी ऐसा न्यूरोएंडोक्राइन नियोप्लाज्म हो जो कि एक्टोपिक CRH प्रोड्यूस करे, उससे भी यही होगा कि ACTH की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी और हाइपरकॉर्टिसोलिज्म हो जाएगा। इन केसेस में जो एड्रीनल ग्लैंड्स होंगे दे वुड अंडरगो बायलेटरल कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया। जो कुशिंग सिंड्रोम होते हैं, जो ये वाला कुशिंग सिंड्रोम का वेरिएंट होता है कि जिसमें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो गया और एड्रीनल ग्लैंड की इन्लार्जमेंट होगी, ज़्यादातर मेल्स में देखा जाता है इन देयर 40s and 50s। तो दिस ऑल वॉज ACTH डिपेंडेंट, कि ACTH के बढ़ने की वजह से जो हाइपर कॉर्टिसोलिज्म हो रहा है वो। नाउ वी वुड स्टडी द ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम या ACTH इंडिपेंडेंट हाइपर कॉर्टिसोलिज्म विच ऑकर्स ड्यू टू एड्रीनल एडिनोमा या एड्रीनल कार्सिनोमा। तो क्या कहते हैं इसमें जो सीरम लेवल्स होते हैं कॉर्टिसोल के वो बड़े होते हैं, लेकिन जो ACTH होता है वो या नॉर्मल होगा या लो होगा। कार्सिनोमा में ऑब्वियसली देयर वुड बी मार्क्ड हाइपर कॉर्टिसोलिज्म and carcinoma or adenoma. These usually occur due to recurrent activating mutations of beta catenin which is CTNBB1 या inactivating mutations of TP53 as a part of multi-endocrine neoplasm 1, और साथ में PKR जो PRKAR1A भी एक जीन जिसका आगे मैं फंक्शन बताऊंगा कि उसकी भी म्यूटेशन की वजह से हमारे पास ये क्या कहते हैं ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम प्रोड्यूस हो जाता है। फिर जो प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया होता है विच इज़ ACTH इंडिपेंडेंट हाइपरप्लेजिया, दैट इज़ लेस कॉमन देन ACTH डिपेंडेंट एड्रीनल कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया। एंड इसकी दो फॉर्म्स देखी जाती हैं, एक मैक्रोनोडुलर फॉर्म देखी जाती है और एक माइक्रोनोडुलर फॉर्म देखी जाती है। जो मैक्रोनोडुलर फॉर्म होती है उसमें जो नोड्यूल का साइज़ होता है दैट इज़ ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर, और इसमें कंडीशन आती है बायलेटरल मैक्रोनोडुलर एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इसकी भी दो फॉर्म्स होती हैं, फेमिलियल और स्पोरेडिक फॉर्म, और इसमें बेसिकली जर्म में म्यूटेशन हो चुकी होती है एक ARMC5 जीन की, विच इज़ योर आर्माडिलो रिपीट कंटेनिंग 5 जीन एंड इज अ ट्यूमर सप्रेसिव जीन। एंड ये एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्यूइन एल्ब्राइट सिंड्रोम होता है उसमें भी ये देखा जाता है, जिसमें भी यही प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया या ACTH इंडिपेंडेंट हाइपरप्लेजिया देखे जाते हैं, विच इज़ ड्यू टू जर्म म्यूटेशन विच एक्टिवेट जीन एस हमने पढ़ ली थी कि ये हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ी थी कि दे इंकोडेड
एल्फा जो रीस्टिमुलेटरी एल्फा है उसका पार्ट को इनकोड करती थी। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो मैक्रो नोडुलर का जो नोडल साइज़ है वो ग्रेटर दैन 10 मिलीमीटर है। जो माइक्रो नोडुलर उसका साइज़ लेस दैन 10 मिलीमीटर होता है। ये दो सेटिंग्स में राइज करता है, या तो प्राइमरी पिगमेंटेड नोडुलर एडिनोकॉर्टिकल डिजीज़ में, या कार्नी कॉम्प्लेक्स भी एक कोई डिजीज़ होती है उसमें राइज करता है। एंड इन्होंने जो माइक्रो नोडुलर वाली फॉर्म होती है, माइक्रो नोडुलर वाली फॉर्म में क्या जेनेटिक डिस्ट्रप्शन आई हुई होती है, उसमें बेसिकली म्यूटेशन हो चुकी होती है ऑफ द रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस विच इज़ इनकोडेड बाय दिस PRKAR1A जीन। PRKAR1A जीन का काम ये होता है कि ये बेसिकली CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस का एक सब यूनिट को कोड करती है। अगर इसमें म्यूटेशन आ जाएगी तो उसकी वजह से होगा CAMP के जो लेवल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, कि एक इंक्रीज इंट्रासेलुलर CAMP लेवल्स, एंड उसकी वजह से हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ लिया था कि फिर सारे ग्रोथ ज़्यादा होगी एंड ओवरऑल जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सोजिनस और एंडोजिनस कुशिंग सिंड्रोम मैंने पढ़ा था। एक्सोजिनस में तो वही कि एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थे। एंडोजिनस की अभी हमने सारी सब टाइप्स पढ़ी हैं। अब एंडोजिनस में दो आती हैं जिसमें से मैं बता देता हूँ, याद क्या रखना है बस। मेन चीज़ इनकी डिजीज़ के नाम याद रखने होंगे, प्रोपोर्शन, एजेस, फीमेल या मेल प्रोपोनेंस, फीचर्स ये पता नहीं होने चाहिए, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद करने तो कर सकते हैं। ACTH डिपेंडेंट ऑकर्स ड्यू टू कुशिंग डिजीज़, कि वो हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे कोई मसला है, कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा हो रहा है या हाइपरप्लेसिया हो रहा है। एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स और मेलिग्नेंट या बिनाइन न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, या ऑकल्ट विच आर हिडन न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, या वही स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग हो रहा हो और मेडुलरी थायराइड का कार्सिनोमा हो रहा हो, या कोई ऐसा ट्यूमर हो गया जिसमें एक्टोपिक CRH की प्रोडक्शन हो रही हो। दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। अगर हम ACTH इंडिपेंडेंट की बात करें, अगर यूनिलैटरल एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो उसमें एडिनोमा और कार्सिनोमा आ जाता है। बायलेटरल की बात करें तो बायलेटरल मैक्रोनोडुलर एड्रीनल हाइपरप्लेसिया हो जाता है और माइक्रोनोडुलर एड्रीनल हाइपरप्लेसिया हो जाता है। दोनों की फॉर्म्स मैंने बता दी थी कि बायलेटरल माइक्रोनोडुलर में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्राइमरी पिगमेंटेड नोडुलर एड्रीनोकॉर्टिकल डिजीज़ की या कार्नी कॉम्प्लेक्स की, यही याद रखना है। वेयर एज जो बायलेटरल मैक्रोनोडुलर है उसमें हमारे पास वो जो जीन हो रही थी ARMC5 जीन, आर्माडिलो वाली जो जीन थी, आर्माडिलो रिपीट कंटेनिंग 5 वाली जीन, उसकी स्पोरेडिक या फेमिलियल जर्मिनल लॉस और म्यूटेशन हो जाती है। ये दो भी कॉजेज हैं, लेकिन ये दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज़ इस टेबल से बेसिकली याद रखनी थी। अब हम अगर मेन चीज़ है मॉर्फोलॉजी में, तो जो कुशिंग सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम में दो जगहों पे लीजन्स मिलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे और एड्रीनल ग्लैंड के लेवल पे। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें ज़्यादातर क्रुक हाइलीन चेंज नज़र आ रहा होता है, कि जो नॉर्मल ग्रैनुलर बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है ACTH प्रोड्यूसिंग सेल्स का या कॉर्टिकोट्रॉफ्स का, that has become homogeneous and that cytoplasm had become paler due to accumulation of intermediate keratin filaments in the cytoplasm। अगर हम एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे चार तरह की एब्नॉर्मेलिटीज़ मिल सकती हैं, या तो कॉर्टिकल एट्रोफी, या डिफ्यूज़ हाइपरप्लेसिया, या मैक्रोनोडुलर और माइक्रोनोडुलर हाइपरप्लेसिया, या एडिनोमा और कार्सिनोमा। अगर तो एक्सोजिनस कुशिंग सिंड्रोम हो ड्यू टू एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसकी वजह से क्या होगा, देयर वुड बी, जब एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आएँ यानी एक्सोजिनसली हमारी बॉडी में सीरम का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया है, एज अ रिजल्ट देयर वुड बी सप्रेशन ऑफ एंडोजीनस ACTH एंड दैट वुड रिजल्ट इन बायलेटरल कॉर्टिकल एट्रोफी बिकॉज देयर वुड बी लैक ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ जोना फेसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस बाय ACTH। ठीक है, वो जोन्स भी आई बिलीव आप लोगों को याद होंगे जो एड्रीनल ग्लैंड्स में प्रोड्यूस करा रहे होते थे, फेसिकुलाटा से यूजली क्या कहते हैं इसकी कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है। तो ये एड्रीनल कॉर्टिकल एट्रोफी वाली कंडीशन कब देखी जाएगी, जब एक्सोजिनस कुशिंग सिंड्रोम हो रहा होगा, एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से जब कुशिंग सिंड्रोम हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं डिफ्यूज़ हाइपरप्लेसिया वाली, इसमें क्या होगा, ये वाली कंडीशन कब ये देखी जाएगी एड्रीनल ग्लैंड्स में, यूजली व्हेन देयर इज एन ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, यानी ये वाली कोई कॉज हो रही है। इसमें बोथ ग्लैंड्स विल बी इन लार्ज आइदर सेपरेटली आइदर मार्केटली वेइंग अप टू 30 ग्राम। जो कॉर्टेक्स मिलेगा वो हमको डिफ्यूजली थिकन मिलेगा एंड वेरिएबली नोडुलर मिलेगा। माइक्रोस्कोपिकली क्या मिलेगा, माइक्रोस्कोपिकली जो ये इन्होंने टेक्स्ट लिखा है अगर याद होते तो ठीक है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, रीड देते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली हाइपरप्लास्टिक कॉर्टेक्स वुड डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेंडेड लिपिड पुअर जोना रेटिकुलरिस, कि जो जोना रेटिकुलरिस है वो लिपिड पुअर होगा। और हमको रीजन्स याद रखने चाहिए, एड्रीनल ग्लैंड्स के जो रीजन थे, पहले ग्लोमेरुलोसा होता था, देन फेसिकुलाटा, देन एंड में रेटिकुलरिस होता था और नीचे मेडुला होता था। तो जोना रेटिकुलरिस में हमें क्या मिलेगा, लिपिड पुअर रीजन मिलेगा कंटेनिंग ऑफ इओसिनोफिलिक सेल्स, and that lipid poor region of zona reticularis would be surrounded by an outer zone of vacuolated lipid rich cells resembling those seen in zona fasciculata, के बेसिकली जो हमारा जोना रेटिकुलरिस के सेल्स होंगे वो लिपिड पूर होंगे और दे वुड बी सराउंडेड बाय लिपिड रिच रीजन्स ऑफ सेल, एंड ये लिपिड रिच रीजन जो है दैट वुड बी मिमिकिंग या दैट वुड बी रिजेंबलिंग दोज सेल्स विच आर सीन इन जोना फेसिकुलाटा। तो ये एक पैराग्राफ था, इसको एक रीड देते हैं।
एंड जो नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि इसमें हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो दैट नोड्यूल्स विल बी कंपोज ऑफ वैक्यूलेटेड लिपिड रिच सेल्स एंड दे वुड हैव येलो कलर। तो यही एक चीज़ थी डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया की। बाद हम बात करते हैं मैक्रोनोडुलर एंड माइक्रोनोडुलर हाइपरप्लेजिया की। वो मैंने पीछे भी बता दिया था कि जो मैक्रोनोडुलर हाइपरप्लेजिया होगा उसमें बेसिकली जो एड्रीनल ग्लैंड्स होंगे उनमें जो नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे देयर साइज वुड बी ग्रेटर दैन 10 मिलीमीटर एंड दे वुड हैव एडमिक्सचर ऑफ बोथ लिपिड पुअर एंड लिपिड रिच सेल्स, यानी दोज नोड्यूल्स वुड कंटेन बोथ लिपिड पुअर एंड लिपिड रिच सेल्स। वेयरएज जो माइक्रोनोडुलर हाइपरप्लेजिया होगा उनके जो नोड्यूल्स का साइज होगा दैट वुड बी टिपिकली बिलो 10 मिलीमीटर, दे वुड बी डार्कली पिगमेंटेड or they would have atrophic intervening areas and there would also be presence of lipofuscin pigment. लास्टली जो हमने चौथी हमने कंडीशन देखी थी विच वॉज एडिनोमा और कार्सिनोमा जो एड्रीनल ग्लैंड में मिलेगी, जो कि प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल न्यूप्लाज्म के केसेस में मिलेगी कि आइदर मेलिग्नेंट और बेनाइन, यूजली फीमेल्स को अफेक्ट करता है इन देयर 30s और 50s। जो एडिनोमा होगा वो येलो ट्यूमर होगा सराउंडेड बाय थिन और वेल डेवलप्ड कैप्सूल्स और उसका वेट लेस दैन 30 ग्राम होगा और माइक्रोस्कोपिकली भी उसमें जो सेल्स होंगे दे वुड बी सिमिलर टू दोस इनकाउंटर्ड इन नॉर्मल जोना फेसिकुलाटा, क्योंकि एडिनोमा इज यूजली अ बेनाइन ट्यूमर तो वही हमको नॉर्मल जोना फेसिकुलाटा वाले ही सेल मिलेंगे। अब कार्सिनोमा जो होगा, कार्सिनोमा में सारे इसके जो पॉइंट्स हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगे। ये वाला वेल डेवलप्ड कैप्सुलेटेड था, कार्सिनोमा अनइनकैप्सुलेटेड होगा, इसका मैस सिर्फ लेस दैन 30 ग्राम था, इसका मैस काफ़ी ज़्यादा होगा एक्सीडेंट टू 200 to 300 ग्राम और इसमें हमको एनाप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे सेल्स के। एंड जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होगा दोनों बिनाइन एंड मिलिटेंट में इट वुड मोस्टली बी एट्रोफिक ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एंडोजीनस एसीटेज बाय हाई कॉर्टिसोल लेवल्स। ठीक है कि बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों में जो कॉर्टेक्स होगा कॉर्टेक्स वुड बी एट्रोफिक ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एंडोजीनस एसीटेज बाय हाई कॉर्टिसोल लेवल। सो दैट वाज ऑल द मॉर्फोलॉजी। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स का ये कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो वैसे तो यहाँ से याद कर लें, लेकिन अगर यहाँ से टेक्स्ट नहीं याद हो रहे हैं तो ये उन्होंने टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के थ्रू भी याद कर सकते हैं। लेकिन जो मेन एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जो कि इसमें हमको मिलते हैं क्वेश्चन सिंड्रोम में कि मून फेस और ट्रंकल ओबेसिटी, वो याद रखने होंगे। कि एक तो जो इसका ऑनसेट है काफ़ी स्लो होता है, अर्ली स्टेजेस में हमको हाइपरटेंशन और वेट गेन मिलता है और जो वेट गेन का पैटर्न होता है दैट इज़ सेंट्रल पैटर्न ऑफ एडिपोज टिश्यू डेपोजिशन, जिसकी वजह से ट्रंकल ओबेसिटी होती है, मून फेसिस मिलती हैं एंड अकोमुलेशन ऑफ फैट इन द पोस्टीरियर नेक एंड पोस्टीरियर बैक विच इज़ नोन एज बफेलो हम्प, ये कंडीशन मिलती है। फिर जैसी जैसी कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ते रहते हैं देयर इज सेलेक्टिव एट्रोफी ऑफ फास्ट ट्विच मायोफाइबर्स, यानी जो टाइप 2 मायोफाइबर्स होते हैं, हमने मसल की फाइबर्स की भी कुछ टाइप्स पढ़ी थी फिजियोलॉजी, उनमें से जो टाइप 2 की फाइबर्स होती हैं वो एट्रोफी करने लग जाती हैं विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज मसल मास एंड प्रोक्सिमल लिम्ब वीकनेस। कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ रहे हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट देयर इज इनहिबिशन ऑफ द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती रहेगी जिसकी वजह से सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाएगी, क्योंकि देयर वुड बी हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोशूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। और कॉर्टिसोल के कैटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं दैट वुड लीड टू लॉस ऑफ कोलेजन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। स्किन जो होगी थिन होगी, फ्रेजाइल होगी, ईजिली ब्रूस्ड होगी, वूंड हीलिंग पुअर होगी। और वूंड हीलिंग पुअर इसलिए होती है क्योंकि भी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स को या इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। क्यूटेनियस ट्राया हमें मिलेंगे एब्डोमिनल एरिया में। और मैंने बताया था कि कैटाबॉलिक इफेक्ट्स की वजह से बोन रिजॉर्प्शन हो रही होगी, एज अ रिजल्ट इट वुड लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, इट वुड लीड टू इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू फ्रैक्चर्स। इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस हुआ है तो देयर वुड बी रिस्क ऑफ हैविंग वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स आपका जो है वो वीक हुआ होगा। ऑल्सो हमको कुछ मेंटल डिस्टर्बेंसेस मिलती हैं लाइक मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, फ्रैंक साइकोसिस और कभी कभार हर्शुइज्म और मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज़ मिल जाती हैं। सो दीज पर ऑल द सिम्टम्स, जिनमें से मून फेसिस और जो बफेलो हम पे वो याद रखनी है। ओबेसिटी का याद रखना है कि हमको जो ट्रंकल पैटर्न मिलेगा ओबेसिटी का वो यूजली सेंट्रल रीजन पे मिलेगा, कि इन्होंने फिगर दिखाई हुई भी कि सेंट्रली ट्रंकल ओबेसिटी मिलेगी। स्ट्रायास भी इन्होंने दिखाए हुए, मून फेसी दिखाया हुआ है और बफेलो हम इसमें यूजली दिखाई भी नहीं है। लेकिन बाकी जो सिम्टम्स हैं वो हम जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो हम इस टेबल से भी याद कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ रहेगी इसका डायग्नोसिस, जो कि अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट, हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। बेसिकली होता क्या है कि वी डायग्नोज क्वेश्चन सिंड्रोम डिपेंडिंग अपॉन के 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कि वो ज़्यादातर बड़ी हुई होती है क्वेश्चन सिंड्रोम में, कि जो यूरिन में कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़े हुए आते हैं, या जो कॉर्टिसोल का एंड प्रोडक्ट होता है जो उसका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है विच इज़ नोन एज 17 हाइड्रोक्सीकोर्टिकोस्टेरॉइड, वो बढ़ा हुआ होता है। एंड देयर इज़ लॉस ऑफ नॉर्मल डायurnal पैटर्न ऑफ कॉर्टिसोल सिक्रीशन। हमें पता है कि जो कॉर्टिसोल है उसकी एक डायurnal सिक्रीशन का पैटर्न होता है, वो बेसिकली वो जो डायurnal पैटर्न है वो लॉस हो चुका होता है।
तो इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू, एक तो मेजरमेंट जो डायग्नोस कैसे करते हैं बाय द मेजरमेंट ऑफ सीरम ACTH लेवल, एंड एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम होता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, वी बेसिकली हम ये डिटेक्ट करते हैं कि डेक्सामेथासोन लेने के बाद वेदर स्टेरॉयड वुड बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन और नॉट, के कहते हैं कितनी के वही कि डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट इन विच यूरिनरी स्टेरॉयड एक्सक्रीशन इज मेजर्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेक्सामेथासोन। और इसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो रिज़ल्ट्स भी उन्होंने यहाँ पे बताए हैं कि उन रिज़ल्ट्स को हम किस तरह बेसिकली क्लासीफाई करते हैं, किस तरह हम इंटरप्रेट करते हैं। जब भी कोई पिट्यूटरी की वजह से पिट्यूटरी में कोई एडिनोमा हो, उसकी वजह से कोई कुशिंग सिंड्रोम हो रहा हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें इनिशियली ACTH लेवल्स जो हैं वो एलिवेटेड होंगे और वो लो डोज डेक्सामेथासोन से सप्रेस नहीं होंगे। और होगा क्या, जैसे ही हम डेक्सामेथासोन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम दे रहे हैं, जैसे ही हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे हायर डोजेस में, क्या होगा, हायर डोजेस ऑफ इंजेक्टेड डेक्सामेथासोन में ये होगा कि जो ACTH की सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड एज अ रिज़ल्ट जो हमारी यूरिनरी एक्सक्रीशन होगी कॉर्टिसोल की या उसके एंड प्रोडक्ट की, वो सप्रेस कर जाएगी। ठीक है, मैं एक दफ़ा रिपीट करवाता हूँ ये कि जो पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम के केस में ये होगा कि इनिशियली ACTH के लेवल्स बढ़े हुए होंगे, जब हम लो डोज देंगे डेक्सामेथासोन की तो उस पर ACTH के लेवल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम हाई डोज देंगे डेक्सामेथासोन की तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ACTH के लेवल्स हैं वो अब डिक्रीज़ होने लग जाएंगे, और जैसे ही ACTH के लेवल्स डिक्रीज़ जाएंगे इवेंचुअली अफेक्ट क्या होगा कि जो कॉर्टिसोल है और जो कॉर्टिसोल का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है उसकी भी कंसंट्रेशन यूरिन में डिक्रीज़ होने लग जाएगी। अब एक्टोपिक ACTH सिक्रीशन के उसमें क्या होता है, एक्टोपिक से यानी कोई स्मॉल सेल कार्सिनोमा हुआ है लंग का, या कोई बेनाइन या ओकल्ट न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ है, या मेलिग्नेंट न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ है जिसकी वजह से ACTH बढ़ रहा है। इस केस में ये होगा कि इस केस में चाहे आप लो डोज दें डेक्सामेथासोन की, चाहे हाई डोज दें डेक्सामेथासोन की, ACTH के लेवल्स बढ़े रहेंगे। सिंस ACTH के लेवल्स बढ़े रहेंगे, एज अ रिज़ल्ट कॉर्टिसोल के लेवल्स भी बढ़े रहेंगे, एंड एज अ रिज़ल्ट यूरिन में कॉर्टिसोल की जो एक्सक्रीशन होगी वो इसमें हाई रहेगी। ठीक है, एक और दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, एक्टोपिक ACTH सिक्रीशन के केस में ये होगा कि चाहे लो डोज दें चाहे हाई डोज दें डेक्सामेथासोन की, एलिवेटेड जो ACTH हैं उसके लेवल्स एलिवेटेड रहेंगे, एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा कॉर्टिसोल बनता रहेगा, एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा कॉर्टिसोल एक्सक्रीटेड होता रहेगा। एंड लास्टली अगर कोई एड्रीनल ट्यूमर हुआ हो, यानी एड्रीनल एडिनोमा या एड्रीनल कार्सिनोमा हुआ हो, उस केस में ये होगा कि उस केस में कॉर्टिसोल तो बढ़ा हुआ होगा लेकिन ACTH के लेवल्स हैं वो लो होंगे। और इस केस में भी ये होगा, चाहे हम लो डोज दें डेक्सामेथासोन की, चाहे हम हाई डोज दें उसकी डेक्सामेथासोन की, ACTH के लेवल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ACTH के लेवल्स लो ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड के लेवल पे मसला है, एड्रीनल ग्लैंड के लेवल पे ट्यूमर आया हुआ है, वेदर एडिनोमा या वेदर कार्सिनोमा, तो सिंस एड्रीनल ग्लैंड से ज़्यादा कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन हो रही है, तो इस केस में भी क्या होगा कि चाहे लो डोज दें डेक्सामेथासोन की, चाहे हाई डोज दें डेक्सामेथासोन की, ACTH के लेवल्स इसमें लो रहेंगे लेकिन कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़े रहेंगे, एज अ कॉर्टिसोल की एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ी हुई ही रहेगी यूरिन से। तो ये 3 इंटरप्रिटेशंस थी जो कि पता होनी चाहिए। बस इन दो में फ़र्क ये है कि इन दो में इवन तो कॉर्टिसोल तो बढ़ा हुआ आ रहा है, एक्टोपिक अगर ACTH सिक्रीशन हो रही है तो उसमें ACTH बढ़ा हुआ है, वेदर लो डोज एंड डेक्सामेथासोन की हाई डोज में। वेयर एस अगर कोई एड्रीनल ट्यूमर है तो उस केस में ये है कि ACTH लो है, यहाँ पे ACTH हाई और यहाँ पे ACTH लो है, बस ये एक डिफरेंस है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द कुशिंग सिंड्रोम। इसकी मेन इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, इसके सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड इसकी ये ACTH डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो कॉजेज़ हैं उसके बारे में पता होने चाहिए। तो आई होप ये ईजीली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।